सबका स्वागत है PYQ एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग जो है सीटेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हमने प्रैक्टिस की है। आज हम लोग जो है वो मैथ पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे, यानी मैथ पेडागोजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं, और इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो मैथ पेडागोजी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया जो है वो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, यानी उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धिता की अधिकता है। तो प्रिया जो है गणित के प्रश्न करने में निपुण है, यानी कि तेज है, तो उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता होगी। ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो गणितीय प्रश्न करने में निपुण है प्रिया, इसलिए उसमें गणितीय तार्किक बुद्धि है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर इनमें से सभी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें विश्वसनीयता आवश्यक होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है। ऑप्शन है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री वही होती है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होता है। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा विद्यार्थी सही से और बहुत ही जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। ऑप्शन है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रवृत्तियों से, उद्देश्यों से या फिर सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन का जो निकट संबंध होता है वह उसके उद्देश्यों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी है। ऑप्शन है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, गणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, या फिर योग व्यवकलन, गुणा और भाग। तो इनमें से गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। तो गणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं वो है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना। तो किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय होता है विद्यार्थियों को फीडबैक देना, यानी कि उनके कार्य को संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को फीडबैक देना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देखते हैं प्रतिबद्धता, गणना, अंक लिखना और संरक्षण। तो इसमें संरक्षण जो है वो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि NCF के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है। ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। तो यहाँ संख्यात्मक कौशलों का विकास जो है वह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आप सबने NCF टॉपिक देखा होगा तो उसमें हमने ये क्वेश्चन कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ऑप्शन है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना या फिर बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय इनमें से कौन सा है। यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 होगा, बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो इनमें से खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है। ऑप्शन है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। दूसरा है कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि खुला अंत वाला प्रश्न इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर खुला अंत वाला जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर 1 ही है। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो यह जो है खुला अंत वाला प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है हमारा।
अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर उनके उद्देश्यों का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? तो अध्यापक का कौन सा कार्य इनमें से नहीं है? ऑप्शन है योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण और फिर बजट बनाना। तो बजट बनाना जो है ये अध्यापक का कार्य नहीं है। बाकी योजना बनाना, मार्गदर्शन और शिक्षण, ये तीनों जो हैं वो शिक्षक के कार्य है। बजट बनाना जो है ये सरकार का कार्य होता है, शिक्षक का नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस अवस्था में होगा? ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर परिणात्मक अवस्था में। तो यहाँ जो विद्यार्थी जो है पूर्णों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हीले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? ऑप्शन है मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर। तो विद्यार्थी जो हैं वो मानसिक चित्रण के स्तर पर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। जब बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो वह वेन हीले के अनुसार मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैथ पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।